देखिए, इस वीडियो में मैं आपको आरसीसी के इंट्रोडक्शन के सवाल कराऊंगा। टोटल 57 एमसीक्यूज़ सेलेक्ट किए गए हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डब्ल्यूएसएम और एलएसएम यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड दोनों ही मेथड के सवाल लिए गए हैं। दोनों को एक साथ इसलिए लिया गया है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में कॉमन होते हैं, लेकिन इसके बाद आरसीसी की जितनी भी वीडियोस आएंगी उनमें ये क्लियरली मेंशन होगा कि ये टॉपिक जो है ये एलएसएम का है या डब्ल्यूएसएम का है। जैसे डिज़ाइन फॉर फ्लेक्सर है तो उसमें डब्ल्यूएसएम के क्वेश्चन अलग हैं, एलएसएम के अलग हैं। इसी तरह से सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का भी है, तो वो आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे दोनों मेथड के। पहला सवाल, मॉड्यूलर रेशियो इज़ डिनोटेड बाय। तो मॉड्यूलर रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? ये हम डब्ल्यूएसएम में पढ़ते हैं, कोड में ये फॉर्मूला दिया गया है, एम से डिनोट करते हैं और ये होता है 280/3 सिग्मा सीवीसी। सिग्मा सीवीसी यहाँ पे कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है बेंडिंग में। इसको निकालने के लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ करते हैं जो कि होता है 3। बेंडिंग में 3 लेते हैं, यानी अगर कोई सा कंक्रीट हमें दे रखा है, उसका ग्रेड हमें दे रखा है, तो उसको हम उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को 3 से डिवाइड कर देते हैं, तब हमें सिग्मा सीवीसी मिल जाता है। मॉड्यूलर रेशियो का एक फार्मूला और होता है, वो आपको आगे देखने को मिल जाएगा। परमिसिबल स्ट्रेस सिग्मा सीबीसी एज पर IS 456 फॉर M20 कंक्रीट इज। तो अब जैसे ये M20 ग्रेड दे रखा है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ तो होती है 20 न्यूटन पर mm², और उससे अगर परमिसिबल स्ट्रेस निकालनी है तो उसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 3 लेते हैं हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी बैंडिंग में। 20/3 करेंगे तो लगभग जो है वो 7 आ जाता है। इसी तरह से हम बाकियों का भी निकाल सकते हैं। M30 के लिए 10 हो जाता है, M25 के लिए 8 या 8.5 ले लेते हैं लगभग। अब ये मॉड्यूलर रेशियो का क्वेश्चन है। एज पर IS कोड यूजिंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड द मॉड्यूलर रेशियो ऑफ M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ड्यू टू बेंडिंग इन कंक्रीट इज 8.5 मेगा पास्कल। तो यहाँ पे तो दे दिया इन्होंने कि M25 ग्रेड के लिए हम सिग्मा सीबीसी इतना लेंगे। ये ना भी दिया होता तो हम इसको निकाल लेते 25/3 करके, या फिर ये हमें याद होनी चाहिए वैसे डायरेक्ट। जब याद ना हो तो हम उसका 1/3 ले लेंगे लगभग। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम वही यूज़ करेंगे जो शुरू में देखा था, 280/3 सिग्मा सीबीसी, और सिग्मा सीबीसी की जगह पे हम 8.5 लिख लेंगे, तो m निकल के आ जाएगा 10.98। द मिनिमम ग्रेड्स फॉर पीसीसी एंड आरसीसी स्ट्रक्चर एज पर IS कोड इज़। तो IS कोड जो है प्लेन और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट का, वो हमें बताता है कि अगर प्लेन कंक्रीट यूज़ हो रहा है तो कम से कम इतना ग्रेड यूज़ करना है, और अगर सरिया यूज़ हो रही है उसमें या किसी भी तरह का रीइंफोर्सिंग बार यूज़ हो रहा है तो इतना ग्रेड यूज़ करना है कम से कम। तो ये एक प्रॉपर टेबल आती है जिसमें प्लेन कंक्रीट का सेक्शन अलग बना होता है और रीइंफोर्स्ड का अलग बना होता है। दोनों में 3 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ आती है कि मिनिमम कितना सीमेंट यूज़ करेंगे पर मीटर क्यूब के हिसाब से। दूसरा आता है मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो कितना होना चाहिए, और तीसरा आता है मिनिमम ग्रेड कितना होना चाहिए। अब यहाँ पर एनवायरमेंटल कंडीशन भी होती है, माइल्ड से लेके एक्सट्रीम तक। माइल्ड यानी कि सबसे हल्का, सबसे हल्की फुल्की सिचुएशन, और एक्सट्रीम यानी सबसे ज़्यादा हैवी सिचुएशन, सबसे ज़्यादा वर्स सिचुएशन। तो ये सब यहाँ पर आप देख सकते हैं। फ़िलहाल हम ग्रेड की बात कर लेते हैं। तो इस अकेली टेबल से बहुत सारे सवाल बनते हैं, और ये जो है वैसे तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हम इसके सवाल कर चुके हैं, वहीं पर कराए जाते हैं, पर ये यहाँ पर भी यूज़ हो जाती है। कॉमन है ये टॉपिक असल में। तो यहाँ पर मिनिमम ग्रेड पूछा गया है। तो पीसीसी में तो मिनिमम ग्रेड मॉडरेट में होता है, मॉडरेट सिचुएशन में M15, और आरसीसी में होता है M20 जो कि माइल्ड सिचुएशन में होता है। ठीक, तो M15 और M20 होगा इसका सही आंसर पीसीसी और आरसीसी के लिए। फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट द मॉड्यूलर रेशियो वुड बी। तो सेम क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे हम फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। जब आप फार्मूला लगाएंगे तो ये निकल के आएगा 13.33,
ये याद होना चाहिए, एग्ज़ाम में ये कैलकुलेट करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। M10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्सिंग रेशियो इज़ अप्रॉक्सीमेटली, तो ये भी सब कंक्रीट टेक्नोलॉजी में बताई जाती हैं चीज़ें कि क्या ग्रेड होता है। तो जनरली हम M25 से लेके M5 तक देखते हैं, ये ग्रेड होता है, ये रेशियो होता है एक्चुअली, या प्रपोर्शन जो होता है ये होता है सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का। सीमेंट यहाँ पे रेड कलर में दिख रहा है, फाइन एग्रीगेट येलो में और कोर्स एग्रीगेट ग्रीन में। सीमेंट के रेस्पेक्ट में हम देखते हैं कि इसमें कितनी सैंड आएगी और कितना कोर्स एग्रीगेट आएगा। तो M25 में 1:1:2 हो जाता है, और फिर इसके बाद आप देख सकते हैं M20 में 1.5 और 3 का बैठेगा, फाइन टू कोर्स। सीमेंट का तो 1 रहेगा ही क्योंकि उसी के रेस्पेक्ट में देखते हैं। फिर M15 में 2:4, M10 में 3:6, M7.5 में 4:8 और M5 में 5:10। इसको याद करना थोड़ा आसान है क्योंकि फाइन टू कोर्स का जो रेशियो है वो 1:2 का है हर एक केस में। और जैसे ही हम इसमें ग्रेड में नीचे आते हैं वैसे वैसे ये जो रेशियो है वो नंबर यहाँ पर बढ़ते चले जाते हैं, रेशियो तो सेम ही रहता है। तो M10 में हमने देखा 1:3:6 का था। What shall be the minimum grade of concrete for reinforced concrete works? फिर वही क्वेश्चन है, इस टाइम सिर्फ reinforced का पूछा गया है तो इसका हम M20 दे देंगे। अगर प्लेन का पूछता तो M15 देते, और अगर मेंशन ना करता कि प्लेन है या reinforced है तो तब हम reinforced मान के चलते और फिर M20 आंसर करते। The steel beam of light section placed in plain cement concrete are called, तो हल्के सेक्शन जो यूज़ किए जाते हैं स्टील के प्लेन सीमेंट कंक्रीट में उनको हम क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं फिलर जॉइस्ट। ये आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे ऊपर कंक्रीट है, नीचे उसके ये स्टील के सेक्शन यूज़ कर रखे हैं, तो इन्हीं को हम फिलर जॉइस्ट बोलते हैं। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब इनमें एक लिखा हुआ है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील शुड बी बेस्ड ऑन इट्स यील्ड स्ट्रेस या कि फिर अल्टीमेट स्ट्रेस, और 3 और 4 में लिखा हुआ है कि कंक्रीट के लिए किस पे बेस्ड होगी, यील्ड पे या अल्टीमेट पे। तो देखिए कंक्रीट जो है वो कंपेरेटिवली थोड़ा कमज़ोर होता है स्टील के मुकाबले। तो कंक्रीट के केस में जो हम स्ट्रेस लेते हैं वो अल्टीमेट लेते हैं। ये वैसे रूल है आईएस कोड के अकॉर्डिंग कि जो ब्रिटल मटेरियल है जैसे कि कंक्रीट, तो उसके लिए हम अल्टीमेट स्ट्रेस लेंगे। अल्टीमेट स्ट्रेस को वर्किंग स्ट्रेस से डिवाइड करेंगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिलेगा, या कि फिर अल्टीमेट स्ट्रेस को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे तो वर्किंग स्ट्रेस मिल जाएगी। बात एक ही है। तो कंक्रीट के केस में हम अल्टीमेट लेते हैं क्योंकि कंक्रीट जो है वो थोड़ा कमज़ोर माना जाता है स्टील के मुकाबले, और स्टील के केस में हम यील्ड लेते हैं। ठीक, तो स्टील का यील्ड वाला सही होगा यानी पहला, और कंक्रीट के लिए अल्टीमेट सही होगा यानी चौथा वाला। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। द फुल फॉर्म ऑफ RBC इज, RBC एक टाइप का कंक्रीट होता है, रीइंफोर्स्ड ब्रिक कंक्रीट। ठीक है, नाम से ही मालूम चल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का ये कंक्रीट दिखता है जिसमें हम ब्रिक को यूज़ करते हैं कंक्रीट के साथ। कंक्रीट इज ए और एन डैश मटेरियल, तो कंक्रीट कैसा मटेरियल होता है? इलास्टिक, प्लास्टिक, ब्रिटल या डक्टाइल। कंक्रीट होता है एक ब्रिटल मटेरियल, ठीक है, और स्टील होता है डक्टाइल। ब्रिटल वो होते हैं जो थोड़ा सा नाजुक किस्म के, जो टूटने पे आ गए तो एकदम टूट जाएंगे, जबकि स्टील ऐसा है कि अगर टूटने पे आएगा तो एकदम नहीं टूटेगा, वो टाइम लेगा। ठीक है, इसीलिए हम स्टील को यूज़ करते हैं कंक्रीट के साथ ताकि स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप ना कर जाए एक साथ ही। एज पर IS 456/2000 द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज फॉर सीवियर एक्सपोजर कंडीशन शुड बी। मिनिमम ग्रेड पूछा है कंक्रीट का सीवियर कंडीशन में, और प्लेन या फिर रीइंफोर्स्ड मेंशन नहीं है तो हम रीइंफोर्स्ड का ही मान के चलेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर सीवियर कंडीशन तीसरे नंबर पर है, और यहाँ पर आ रहा है M30 सीवियर के हिसाब से। अगर हम देखेंगे यहाँ से तो ये M30 आ रहा है रीइंफोर्स्ड में, M30 होगा इसका सही आंसर। अगर प्लेन के लिए पूछता स्पेसिफिकली तो M20 होता। फिर अकॉर्डिंग टू IS 456/2000
द एक्सपोजर कंडीशन ऑफ कंक्रीट सरफेस टू कोस्टल एनवायरमेंटल कम्प्लीटली इज क्लासिफाइड एज। तो ये एनवायरमेंटल कंडीशन होती है माइल्ड से लेकर एक्सट्रीम तक, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। माइल्ड यानी सबसे हल्का फुल्का सिचुएशन और एक्सट्रीम यानी सबसे वर्स। तो ये जो कोस्टल वाला है इसको आप सीवियर में देख सकते हैं। यहाँ पर किस कंडीशन, कौन सी चीज़ें किस कंडीशन में आएंगी वो सब इसमें लिखा हुआ है। ये IS कोड में आपको टेबल नंबर 3 में मिल जाएगा। सीवियर में कुल मिला के 3 लाइनें लिखी हुई हैं, और जो तीसरी वाली लाइन है जहाँ पर आपको एरो दिख रहा है इस टाइम पे, वो ये वाली है। ये क्या लिखा हुआ है, कंक्रीट एक्सपोज्ड टू कोस्टल एनवायरनमेंट। ठीक है, कोस्टल एरिया जो होते हैं, तो सीवियर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से वहाँ से छोटे छोटे पॉइंट उठा के सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो ये 2 टेबल जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं RCC के इंट्रोडक्शन में, जो दोनों अभी तक दिखाई आपको। As per IS 456/2000, in normal circumstances where ambient temperature does not fall below 15 degrees Celsius and where OPC is used and normal curing is done, the stripping time in days of props to slab spanning up to 4.5 मीटर may be taken as। थोड़ा सा क्वेश्चन को लंबा कर दिया गया है जानबूझकर। सवाल सिर्फ इतना है कि जो हम प्रॉप्स टू स्लैब लेते हैं, स्लैब में जो हम प्रॉप लगाते हैं, जो जो लट्ठे हम यूज़ करते हैं कास्टिंग के बाद या कास्टिंग के दौरान स्लैब में, वो कितने दिन तक रखते हैं हम, फिर उनको स्ट्रिपिंग टाइम क्या होता है उनका डेज में। और क्योंकि इसमें 2 कंडीशन आती हैं, एक आता है स्पानिंग अप टू 4.5 मीटर और एक आता है ओवर 4.5 मीटर, तो इसलिए वो भी मेंशन रहता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये भी एक टेबल है। यहाँ पर जो डी वाला है पॉइंट प्रॉप्स टू स्लैब, उसमें दोनों कंडीशन मेंशन है, अप टू 4.5 मीटर और ओवर 4.5 मीटर। तो अप टू वाले में 7 डेज तक रखते हैं, अगर उससे बड़ा है कोई 6 मीटर 8 मीटर तक की स्लैब है तो तब हम उन लट्ठों को 14 दिन तक रखेंगे कम से कम। मिनिमम पीरियड है ये फॉर्मवर्क को हटाने का। ये है मॉड्यूलर रेशो की दूसरी डेफिनेशन या दूसरा फार्मूला। इसमें EC और ES होता है। EC होता है इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट और ES होता है इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, यंग्स मॉड्यूलस जो होता है। तो ये हो जाता है ES/EC। तो ये इसका फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना है, यानी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। द अप्रॉक्सीमेट अलाउेबल शेयर स्ट्रेस इन रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट इज अबाउट। तो अब देखिए ये सवाल वैसे WSM से है, हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं है, पर जो इसके ऑप्शन है वो यही बयां करते हैं। तो WSM में जो वर्किंग स्ट्रेस होती है उसका फॉर्मूला होता है 0.16 रूट FCK। LSM में भी ये फार्मूला होता है अलाउेबल शेयर स्ट्रेस का, वो 0.25 FCK होता है, पर ये उसके रिगार्डिंग सवाल नहीं पूछा गया है, ये WSM के रिगार्डिंग पूछा गया है, तो हम उसी को यूज़ करेंगे। तो ये जो वैल्यू है ये मैथमेटिकली लगभग FCK/30 के बराबर होती है। इसको हम कैलकुलेट करके देख भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हमने M25 का, तो M25 के लिए जो FCK होगा वो 25 होगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो जब हमने रूट ये 0.16 रूट FCK के हिसाब से देखा तो ये 0.8 आया, और FCK/30 के हिसाब से देखा तो 0.833 आया, तो ये लगभग बराबर हो गए। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि लगभग कितनी होगी, तो ये होती है FCK/30। इन RCC स्ट्रक्चर द टेंशन जोन लाइज इन द, तो टेंशन जोन जो है वो नीचे लाई करता है बॉटम में, कंप्रेशन जोन ऊपर होता है न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर। पिकअप एंड करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। डेंसिटी ऑफ नॉर्मल कंक्रीट इज अबाउट 2400 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। लाइट कंक्रीट के लिए है 1900 और हैवी के लिए है 3580। तो देखिए ये सारे ऑप्शन लगभग सही लिखे गए हैं। जो नॉर्मल कंक्रीट है या जो यहाँ पे, हाँ नॉर्मल है, जो इसमें नॉर्मल वाली आ जाती हैं, PCC RCC सब इसी में आते हैं। पर एक लाइट वेट कंक्रीट भी होता है, उसका डेंसिटी बहुत वेरी करता है, 350 से लेके और 1800-1900 तक कहीं भी जा सकता है इसके बीच में। तो ये उसी के रिगार्डिंग लिखा हुआ है B पॉइंट लाइट के लिए।
और हैवी का जाता है 3500 3800 तक, ठीक है, उसकी डेंसिटी। तो ये सारे पॉइंट्स सही लिखे गए हैं एक किस्म से, इसीलिए ऑप्शन डी सही होगा कि सारे सही हैं। द वेट ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट इज जनरली टेकन एज, पीसीसी और आरसीसी में ज़रा सा फ़र्क होता है। पीसीसी का 24,000 में होता है अगर न्यूटन की टर्म में देखें, और आरसीसी का 25 हो जाता है, ठीक है। 1000 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि न्यूटन में पढ़ रहा हूँ। ये वाला तो न्यूटन में हो गया, और इसमें से एक जीरो हटा दो तो ये केजी में हो गया फिर, ठीक है। तो अगर आरसीसी की बात करें तो 25,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब या फिर 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और पीसीसी के लिए 2400। द ग्रेड ऑफ कंक्रीट जनरली नॉट यूज्ड इन आरसीसी इज, तो आरसीसी के लिए मिनिमम तो M20 था, और उसके ऊपर के तो हम यूज़ कर ही सकते हैं क्योंकि वो मिनिमम है। तो यहाँ पे M15 M10 ये यूज़ नहीं होंगे। तो इन दोनों में से भी जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो M10 होना चाहिए, क्योंकि भाई M15 जो है वो M10 के मुकाबले तो बेटर ही होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये तो आपको बताया जा चुका है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा कि M10 तो बिल्कुल भी हम प्रीफर नहीं करेंगे। व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग प्रोवाइडेड फॉर अंडर साइड ऑफ आरसीसी वर्क, तो जहाँ पे आरसीसी वर्क करते हैं, जैसे कि हम स्लैब डालते हैं आरसीसी की, तो उसके नीचे हम 6 mm का प्लास्टरिंग प्रोवाइड करते हैं। ये नॉर्मल प्लास्टरिंग नहीं है, नॉर्मल वो होता है जो हम दीवार वाला मानते हैं 12 mm, लेकिन यहाँ पे हो रही बात अंडर साइड ऑफ आरसीसी वर्क, एनी टाइप ऑफ आरसीसी वर्क। Which of the following exposure conditions will a structural steel element be classified when exposed to corrosive fumes? corrosive fumes असल में वो धुआं होता है जो जिसकी वजह से स्टील में कोरोजन आ जाए, उसमें जंग लग जाए। तो अब देखिए वापस उसी टेबल पे आते हैं। अब इसमें आप देखिए अगर तो वेरी सीवियर वाले केस में चौथा वाला जो पॉइंट है उसमें आपको कोरोसिव फ्यूम्स वाली लाइन दिख जाएगी कि जहाँ पर कोरोसिव फ्यूम हो एनवायरनमेंट में, वहाँ पे हम उस सिचुएशन को वेरी सीवियर मानते हैं, और जो डेटा लेते हैं वो वेरी सीवियर के हिसाब से लेते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो दो बता दिया आपको, कोस्टल वाला सीवियर में था और कोरोसिव फ्यूम आ गया वेरी सीवियर में। When yield stress is well defined, the factor of safety is defined as the, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता क्या है, अगर यील्ड की टर्म में देखें तो यील्ड स्ट्रेस डिवाइड बाय वर्किंग स्ट्रेस होगा। यील्ड बाय वर्किंग कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में। वर्किंग को ही यहाँ पे मैक्सिमम एक्सपेक्टेड स्ट्रेस लिखा हुआ है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो अल्टीमेट डिवाइड बाय वर्किंग भी हो सकता है, या फिर यील्ड डिवाइड बाय वर्किंग भी हो सकता है, डिपेंड करता है हम मटेरियल कौन सा ले रहे हैं। कंक्रीट इज़ जनरली ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू इट्स, कंक्रीट को हम ग्रेड जो देते हैं वो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के हिसाब से देते हैं। जैसे M25 है तो 25 न्यूटन पर mm² वो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। गिव द फुल फॉर्म ऑफ RBLC, तो ये एक किस्म का सीमेंट है, सॉरी कंक्रीट है, रीइंफोर्स्ड ब्रिक लाइम कंक्रीट, ऑप्शन ए। A component of an ocean energy, tidal energy, is to be constructed using reinforced cement concrete. Which of the following will be considered as the exposure for designing the structure? तो tidal energy की बात कर रहा है, ठीक है, और tidal जोन सबसे सीवियर जोन माना जाता है, सबसे ज़्यादा वर्ड्स, तो ये आपको एक्सट्रीम में देखने को मिल जाएगा। सर्फ देखिए एक्सट्रीम में क्या लिखा हुआ है, सरफेस ऑफ मेंबर्स इन टाइडल जोन। टाइडल जोन ये सब कहाँ होता है, जब समुद्र किनारे जो टाइड्स आती हैं वो सबसे ज़्यादा सीवियर होता है। यानी उतना बेकार सिचुएशन वो नहीं है जब कोई कंस्ट्रक्शन पानी के अंदर है, जितना ये है कि जब समुद्र किनारे जो टाइड्स आए, ठीक है। तो उस हिसाब से ये सबसे वर्स्ट सिचुएशन है, यहाँ पे एक्सट्रीम हो जाएगा। इन हाउ मैनी टाइप्स कैन आरसीसी बी क्लासीफाइड इनटू, आरसीसी को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है इन सीटू कंक्रीट, यानी जो कंक्रीट साइट पे ही बनाया जाए लगे हाथ, और एक होता है प्रीकास्ट। बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो पहले से ही बनाए जाते हैं, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में हम उनको यूज़ करते हैं। तो ये दो टाइप में आरसीसी बन जाती है बेसिकली। आरसीसी वॉज डेवलप्ड एंड फर्स्ट यूज्ड बाय,
आरसीसी का जन्म हुआ कब था, कौन किसने इसको ईजाद किया था, तो ये थे फ्रैंकोइस कोगनेट। ठीक है, ये असल में एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे और इन्होंने इसको ईजाद किया था रीइंफोर्स्ड कंक्रीट को। ठीक है, पहले थे ये, इन्होंने जिन्होंने इसको यूज़ किया था। एक इन्होंने 1853 की बात है, ईयर भी आप याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है आगे। तो इन्होंने एक दुनिया की फर्स्ट आयरन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाया था। 4 स्टोरी हाउस था वो उस टाइम पे। ठीक है, आज भी इसकी पिक्चर अवेलेबल हैं जो दिखाई जाती हैं। आर्किटेक्ट कोई और थे इसमें, लेकिन जो ये मेथड था कि हम कंक्रीट के साथ रीइंफोर्स्ड यूज़ करेंगे, किसी किस्म का रीइंफोर्स्ड, वो इन्हीं का आइडिया था। 1853 में इन्होंने बनाया था। वाई आर स्टील रीइंफोर्सिंग रॉड्स यूज्ड इन कंक्रीट बीम्स, क्यों हम यूज़ करते हैं उनको। कंक्रीट जो है वो टेंशन में वीक रहता है, वो टेंशन को कैरी नहीं कर सकता, तो हम रॉड को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो टेंशन को कैरी कर सके, टू मेक इट कैरी टेंशन। क्योंकि कंप्रेशन के लिए तो नहीं यूज़ करते हैं, वो तो कंक्रीट खुद कर लेता है उसको। द एडवांटेज ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट इज़ ड्यू टू, तो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट का क्या एडवांटेज है। मोनोलिथिक कैरेक्टर देता है रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, यानी स्टील और कंक्रीट जो है वो मिलके एक मोनोलिथिक कैरेक्टर दे देते हैं। फायर रेजिस्टिंग एंड ड्यूरेबिलिटी, आरसीसी का जो स्ट्रक्चर है वो फायर रेजिस्टिंग भी होता है, ड्यूरेबल भी काफ़ी होता है, 100 साल तक चलते हैं इसके स्ट्रक्चर। इकोनॉमी बिकॉज ऑफ लेस मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी शुरू में जो खर्चा आ गया उसके बाद इसको मेंटेनेंस करने में बहुत कम खर्चा आता है, तो इसलिए इकोनॉमिकल भी है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, मोनोलिथिक इसलिए है क्योंकि एक यूनिट की तरह काम करता है वो। जैसे अगर हमने कोई बीम बनाई, कोई स्लैब बनाई, तो वो एक जैसी दिखती है, ऐसा उसमें अलग नहीं दिखता कि सरिया उसका बाहर आ गया कहीं से, कंक्रीट अलग ही दिख रहा है, नहीं, मोनोलिथिक है। तो इसलिए सारे ऑप्शन सही लिखे गए हैं, ये सारे फ़ायदे हैं रीइंफोर्स्ड कंक्रीट को यूज़ करने के। व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ M15 कंक्रीट, तो ये क्या होती है, अभी बार बार बोला जा रहा था ना, न्यूटन पर mm², तो ये ध्यान रखना है, जो नंबर है वो वही दिखा रहा है 15 न्यूटन पर mm²। इसी को हम मेगा पास्कल भी बोल सकते हैं, क्योंकि मेगा पास्कल और न्यूटन पर mm² बराबर ही होते हैं जब हम मैथमेटिकली उनको सॉल्व करते हैं। द परमिसिबल शेयर स्ट्रेस इन कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन, किस चीज़ पे डिपेंड करती है परमिसिबल शेयर स्ट्रेस, तो ये देखिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट के साथ साथ इस बात पे भी डिपेंड करती है कि जो स्टील यूज़ हो रहा है उसका एरिया कितना है, जिसको हम AST बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही होगा। द इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट इज, प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए हम IS 456 यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वैसे इसका जो इससे पहले जो कोड था वो 1978 वाला था। ठीक है, लेटेस्ट यही है 2000 वाला, और 21 सालों बाद इसको रीअफर्म भी किया गया है, लेकिन जो लेटेस्ट रिवीजन था वो 2000 वाला ही है, रीअफर्मेशन अलग चीज़ है। कुल मिला के इसमें 5 सेक्शन हैं, अगर आपके पास कोड होगा आप देख लेना, उसमें 5 सेक्शन में बांटा गया है इसको, और 8 इसमें एनेक्स बनाए गए हैं लास्ट में। ठीक है, एनेक्स A एनेक्स B करके H तक बनाए गए हैं, उनमें अलग किस्म का डेटा है, सेक्शन में अलग किस्म का है। सारा डेटा जो है वो प्लेन और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के रिगार्डिंग दे रखा है। अंडर कांस्टेंट लोड एंड क्रीप स्ट्रेन इन कंक्रीट इज, अंडर कांस्टेंट लोड द क्रीप स्ट्रेन इन कंक्रीट इज टाइम डिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट इसका सही आंसर होता है। क्रीप स्ट्रेन जो है वो टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना है एक किस्म का। जैसे कोई बीम सालों बाद बैंड होती हुई दिखती है तो वो क्रीप के कारण ही होता है, उस फिनोमिना को हम क्रीप ही बोलते हैं। तो वो तब होता है जब वो चीज़ टाइम लेती है, जब उस पर कांस्टेंट लोड लगाए रखते हैं हम। जैसे किसी बीम पे अगर सालों तक किसी छत का लोड आ रहा है तो फिर वो उसमें कुछ कमी हो तो वो फिर बैंड हो जाती है, उसी को हम क्रीप बोलते हैं। तो ये टेम्परेचर या मॉइस्चर डिपेंडेंट नहीं होता है, ये सिर्फ टाइम पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा टाइम लेगा उतना ज़्यादा वो बैंड करेगा। माइल्ड स्टील यूज्ड इन आरसीसी स्ट्रक्चर्स कन्फर्म्स टू, माइल्ड स्टील कहाँ से कन्फर्म करते हैं, उसके लिए कोड क्या होता है, तो वो होता है IS 432। अब देखिए जो माइल्ड स्टील का कोड है
वो भी 432 में फर्स्ट वाला है, इसके भी 2 पार्ट है। तो 432 फर्स्ट 1982, ये माइल्ड स्टील के बारे में है, इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है। और जो HYSD बार होती हैं उनके लिए 1786 है। ठीक, अब ये तो हो गई एक बात। और फिर जो स्टील का डिज़ाइन हम करते हैं, जो डिज़ाइन कंसिडरेशन होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, वो सब आपको देखने को मिलेंगे IS 800 में। ठीक है, तो ये अलग अलग हैं। जो शुरू के दोनों हैं ये इन दोनों के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में है, कि इनको बनाएंगे कैसे, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, इलोंगेशन वगैरह वगैरह 50 चीज़ें होती हैं। लेकिन ये वाला जो कोड है ये डिज़ाइन का है। ठीक ऐसे ही जैसे IS 456 है, कि डिज़ाइनिंग में क्या क्या बातों का ध्यान रखेंगे। टू प्रिवेंट सल्फेट अटैक इन कॉन्क्रीट फॉर प्रिपेयरिंग कॉन्क्रीट मिक्स, वाटर pH मस्ट बी विद इन। तो पानी का pH कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा भी आ सकता है कि pH कितना रखें पानी का जो कंक्रीट में यूज़ करना है। तो वो होता है लगभग 6, 7, 8, इसमें इस रेंज में हो तो सही माना जाता है। वो 6 से 9 इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू IS 456 नॉमिनल मिक्स कंक्रीट कैन बी यूज्ड अप टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड। तो कंक्रीट के देखिए वैसे जनरली 3 भागों में बांट के रखते हैं हम उसको। कंक्रीट मिक्स जो है 3 पार्ट में डिवाइड रहता है, नॉमिनल, स्टैंडर्ड और डिज़ाइन। ठीक, नॉमिनल मिक्स कौन सा होता है, जो असल में आपको ये ग्रेड बताए गए थे ना अभी, M5, M15, M20, जिनमें हमारा जो रेशियो है, जो प्रोपोर्शन है, वो पहले ही डिसाइड कर दिए जाते हैं। M20 है तो भाई ये लेंगे कि 1:1, 1.5:3, तो ये पहले डिसाइडेड हैं, तो ये सब नॉमिनल में आ जाते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट नॉमिनल का हो जाता है M20। और इसके बाद जो डिज़ाइन मिक्स होते हैं वो असल में वो होते हैं जो लैब से बन के आता है, जिनका प्रोपोर्शन या जो डिटेल जिनकी हम लैब से निकालते हैं तब उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे कामों के लिए तो नॉमिनल मिक्स यूज़ हो जाता है, लेकिन जो बड़े काम होते हैं जहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है वहाँ पे डिज़ाइन मिक्स यूज़ होता है। तो वहाँ पे हम लैब का यूज़ करते हैं प्रॉपर, वहाँ से सैंपल लेके आते हैं पहले। तो मैक्सिमम सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, M20 है नॉमिनल मिक्स में। ठीक, क्रीप ऑफ अ मटेरियल इज डिसअपेयरेंस ऑफ डिफॉर्मेशन ऑन रिमूवल ऑफ लोड। नहीं, क्रीप डिसअपेयरेंस नहीं होता है, क्रीप की वजह से तो अपेयर होता है वो डिफॉर्मेशन। ठीक है, टू बिकम ब्रिटल, टू बीइंग डक्टाइल, या फिर कंटिन्यूड डिफॉर्मेशन विद टाइम अंडर सस्टेन्ड लोडिंग। डी ऑप्शन इसका सबसे ज़्यादा सही है, जो डिफाइन कर रहा है उसकी डेफिनेशन को, कि टाइम के साथ अगर सस्टेन्ड लोडिंग हो तो टाइम के साथ जो है वो कंटिन्यूड डिफॉर्मेशन को शो करता है। इसी को क्रीप बोलते हैं। इसको नहीं बोलते कि लोड हटा दें तो वो वापस चला जाएगा उसका बैंड, ऐसा नहीं होता है। The working stress in Newton per mm square for structural steel in tension is the order of। स्ट्रक्चरल स्टील जो है वो माइल्ड स्टील के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो माइल्ड स्टील क्या होता है, Fe250 होता है, और ये इसकी वर्किंग स्ट्रेस पूछी जा रही है। ठीक है, स्टील में आपको बताया था कि यील्ड स्ट्रेस लेते हैं और उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई कर देते हैं तो वर्किंग स्ट्रेस मिल जाती है। तो Fe250 की यील्ड स्ट्रेस जिसको हम Fy से दिखाते हैं वो Fe और वो 250 ही होती है। ठीक है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लेंगे 1.78 WSM के अकॉर्डिंग, क्योंकि सवाल ही उसी के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है। तो हम इसको जब देखेंगे तो स्ट्रक्चरल स्टील की वर्किंग स्ट्रेस निकल के आएगी 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 140 ऑप्शन में नहीं है तो 150 इसका सही हो जाएगा, नियरेस्ट ऑप्शन। IS 456 रेकमेंड्स, किसको रेकमेंड करता है, वर्किंग स्ट्रेस को, अल्टीमेट लोड को, लिमिट स्टेट को, या फिर बोथ A एंड C। इसका ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि IS 456 में जो है वो दोनों ही अप्रोच यूज़ कर रखी हैं, वर्किंग स्ट्रेस भी और लिमिट स्टेट भी। ठीक है, और एक वजह इसकी ये भी है कि जो पुराना IS कोड था 1978, उस टाइम पे हम WSM को ही यूज़ करते थे। नया जो कोड आया उसमें LSM तो, उसमें WSM को तो रखा ही गया, LSM को और जोड़ दिया गया है अप्रोच, यानी पुरानी अप्रोच हटाई नहीं है लेकिन नई उसमें ऐड कर दी गई है। द इफेक्ट ऑफ क्रीप ऑन मॉड्यूलर रेशियो इज़, क्रीप का क्या फ़र्क पड़ेगा उसमें। तो देखिए क्रीप जो है वो, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना है, तो क्रीप की वजह से जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो कम हो जाती है कंक्रीट की। उसका फॉर्मूला होता है, इसकी स्लाइड यहाँ पे लगी नहीं है, लेकिन जो कंक्रीट का इलास्टिसिटी होता है, जो जनरली हम 5000 रूट FC के ले लेते हैं,
अगर हम क्रीप को कंसिडर करें तो 1 प्लस थीटा से इसको डिवाइड करते हैं। अब थीटा जो है इसकी वैल्यू कुछ भी होगी, 1 के साथ जब ये ऐड होगा तो ये 1 से बड़ा नंबर मिलेगा, और जब 1 से बड़ा मिलेगा तो ये कम होगा ऊपर का, मतलब ओवरऑल वैल्यू ये कम होगी। तो कंक्रीट की जो इलास्टिसिटी है वो कम हो रही है क्रीप के बढ़ने से। इफेक्ट ऑफ क्रीप का मतलब है कि अगर क्रीप बढ़ेगा या क्रीप होगा वहाँ पे तो उसका फ़र्क क्या पड़ेगा मॉड्यूलर रेशो पे। तो मॉड्यूलर रेशो पे तो हम बाद में आएंगे, जो होता है ES/EC। ठीक है, तो EC के साथ क्या हो रहा है कि जब क्रीप बढ़ रहा है तो EC जो है वो कम हो रहा है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, क्रीप बढ़ने का मतलब है थीटा बढ़ेगा, कि थीटा की कोई वैल्यू होगी होगी तो फिर ये ओवरऑल वैल्यू कम होगी, ओवरऑल वैल्यू कम होगी तो यानी EC तो कम होगा। अब EC अगर कम होगा तो ये क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो M ऊपर जाएगा फिर। ठीक है, तो ओवरऑल हम ये देख सकते हैं कि क्रीप, इफेक्ट ऑफ क्रीप का जो मॉड्यूलर रेशियो पे फ़र्क है वो कैसा है, पॉजिटिव है, यानी वो बढ़ रहा है, मॉड्यूलर रेशियो इंक्रीजेस। इन reinforced cement concrete structures the steel reinforcement consist of, तो डिफॉर्म्ड बार बिल्कुल यूज़ होती हैं, HYSD बार को ही लिखा गया है। कोल्ड ट्विस्टेड बार भी यूज़ होती हैं, ये भी कुछ ऐसी दिखती हैं अगर आप इनकी फ़ोटोज़ देखेंगे। माइल्ड स्टील भी यूज़ होती हैं, सब किस्म की बार यूज़ होती हैं रीइंफोर्समेंट के तौर पे। स्टील ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ 400 MPa हैज़ बीन यूज्ड इन अ स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम अलाउेबल टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो मैक्सिमम अलाउेबल टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए इसकी यील्ड स्ट्रेंथ को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे। तो यील्ड स्ट्रेंथ तो 400 मेगा पास्कल ही होगी, दे ही रखी है, इसको इसके फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर इसका आएगा 225 के लगभग, तो वो क्योंकि ऑप्शन में नहीं है तो नियरेस्ट ऑप्शन ले लेंगे 240। द इफेक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कॉन्क्रीट इज नियरली इक्वल टू, तो स्टील का जो थर्मल एक्सपेंशन होता है, सॉरी कंक्रीट का जो होता है वो स्टील के बराबर होता है लगभग। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। और यही एक वजह है जिस वजह से हम स्टील को कंक्रीट के साथ लेते हैं एज अ रीइंफोर्समेंट, जबकि हम और भी चीज़ों को ले सकते थे, जैसे बैम्बू एक ऑप्शन होता है, लेकिन हम स्टील को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि इनका अल्फा सेम होता है। द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ Fe415 स्टील इन MPa वुड बी अ मिनिमम ऑफ, तो 415 के लिए यील्ड स्ट्रेंथ बतानी है, तो यील्ड स्ट्रेंथ तो सेम होती है जो नंबर होता है, 415 ही हो जाएगा यहाँ पे मेगा पास्कल। What will be the minimum yield strength in megapascal of Fe500 steel used as reinforcement in concrete। फिर से वही सवाल, यील्ड स्ट्रेंथ है तो 500 ही होगी। हाँ, अगर वर्किंग पूछता तो तब हम उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करके बताते। मिनिमम ग्रेड ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट इन सी वाटर, अब सी वाटर बोला जा रहा है यहाँ पे, और वही है IS 456/2000। तो इसमें ये क्लियरली मेंशन है कि सी वाटर में हम M20 ग्रेड यूज़ करेंगे अगर प्लेन कंक्रीट है, और अगर रीइंफोर्स्ड है तो M30 यूज़ करेंगे। ठीक है, ये IS 456 के 8.2.8 क्लॉज में दिख जाएगा। RCC का पूछा है तो M30 हो जाएगा। डक्टिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम, डक्टिलिटी किसकी सबसे ज़्यादा होगी, जो सबसे ज़्यादा प्योर होगा। रॉट आयरन सबसे ज़्यादा प्योर होता है, उस प्योर होने का मतलब है उसमें कार्बन कंटेंट सबसे कम होता है बाकियों के मुकाबले, और कार्बन कंटेंट जितना कम डक्टिलिटी उतनी ज़्यादा। कार्बन कंटेंट जितना कम होगा उतना ही वो ज़्यादा डक्टाइल होगा, उतना ही ज़्यादा वो मजबूत होगा एक किस्म से। कार्बन कंटेंट बढ़ेगा तो डक्टिलिटी कम होती है और ब्रिटलनेस बढ़ती है फिर, और ब्रिटल मटेरियल जो है वो जल्दी टूटता है, एक झटके में टूटता है डक्टाइल के कंपेयर में। सबसे आसान समझने के लिए ये है कि ब्रिटल यानी कंक्रीट और डक्टाइल यानी स्टील। Fe415 इन RCC कंस्ट्रक्शन इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करता है Fe415? Fe415 HYSD बार है तो ऑप्शन बी सही होगा, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, डिफॉर्म्ड स्टील बार्स यूज्ड इन RCC। माइल्ड स्टील हैज़ यंग्स मॉडुलस ऑफ, तो माइल्ड स्टील का E कितना होता है, या जो ES हम दिखाते हैं वो हो जाता है, वैसे तो अगर हम जनरली देखें तो 2 × 10⁵ मेगा पास्कल होता है, न्यूटन पर एम स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अब वैसे ही इसको 200 गीगा पास्कल भी लिखा रहता है कई जगहों पे, वो भी बात वही है। और केजी में बोलना हो जैसे इस सवाल में पूछ रहा है तो केजी में ये 2 × 10⁴ हो जाएगा, यानी 20,000 हो जाएगा।
और 2.1 के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो 21,000 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अल्टीमेट लोड मेथड ऑफ डिजाइनिंग आरसीसी स्ट्रक्चर विद रेस्पेक्ट टू इलास्टिक थ्योरी मेथड इज। अल्टीमेट लोड मेथड किसके रेस्पेक्ट में? इलास्टिक थ्योरी मेथड के रेस्पेक्ट में कैसा है? तो इलास्टिक थ्योरी यहाँ पे वर्किंग स्ट्रेस मेथड को बोला जा रहा है, उसका दूसरा नाम है ये। तो ये जो अल्टीमेट लोड मेथड है ये ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा इलास्टिक थ्योरी मेथड के कंपेयर में। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है ये बहुत अनइकोनॉमिकल मेथड माना जाता है। आपने देखा होगा जो पुराने इस मेथड के अकॉर्डिंग घर बने रहते हैं या कोई स्ट्रक्चर बना रहता है तो वो उसकी दीवारें कितनी मोटी मोटी बनाई जाती हैं इनकी। तो जितनी मोटी या बल्कि दीवारें होंगी तो उतना ज़्यादा उसमें मटेरियल लगा होगा, उतना ही ज़्यादा उसका कॉस्ट आया होगा। ठीक है, तो इस मेथड के मुकाबले यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड के मुकाबले बाकी के जो मेथड हैं वो इकोनॉमिकल तो हैं, ये एडवांटेज है बाकियों का। द थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा ऑफ स्टील इज 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन टेकिंग। कंप्रेसिव स्ट्रेस ही लेगा, कॉन्क्रीट है वो उसी में स्ट्रॉन्ग होगा। हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट प्रोसेसेस क्या करता है? हाई स्ट्रेंथ जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी उसकी ज़्यादा होगी और क्रीप स्ट्रेन उसमें कम होगा। जो कंक्रीट हाई स्ट्रेंथ वाले होते हैं, हाई ग्रेड वाले होते हैं, उसमें क्योंकि उनमें ताकत ज़्यादा है तो उनमें क्रीप स्ट्रेन कम आएगा कमज़ोर वालों के मुकाबले। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि जो उसका फॉर्मूला होता है वो उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पे। तो हाई स्ट्रेंथ वाला लेंगे तो उसका एफसीके ज़्यादा ही होगा, तो वो भी ज़्यादा ही आएगा। फिर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड्स इन वाटर टू बी यूज्ड इन रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट इज। तो ये याद करने वाली चीज़ है कि कितना होना चाहिए ऑर्गेनिक सॉलिड, हम कितना ले सकते हैं मैक्सिमम, दैट इज़ 200 मिलीग्राम पर लीटर या 200 ppm ऑर्गेनिक सॉलिड्स वाटर में, जिसको यूज़ करेंगे हम कंक्रीट में। फॉर आरसीसी कंस्ट्रक्शन द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज लिमिटेड टू। कोर्स एग्रीगेट जो हम यूज़ कर रहे हैं आरसीसी में, जो जैसे वाटर, सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट से मिलके जो कंक्रीट बनता है उसमें कोर्स एग्रीगेट जो है वो 20 mm से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज़ मोर देन ऑफ कंक्रीट, इट इंडिकेट्स दैट स्टील इज़। ये क्या इंडिकेट करता है कि स्टील जो है वो ज़्यादा इलास्टिक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यही तो बता रहा है कौन मटेरियल कितना इलास्टिक है, मोर इलास्टिक। चलिए ये थे आपके 57 MCQs। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।